Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are studying. Today, we are here to discuss the question answers of chapter number 10. So, without any delay, let us start so that we could finish it as early as it is possible. So, listen to me carefully while I am discussing each and every question to make maximum of it. So the topic for today is the question answers of chapter number 10. So one by one let us start. नहीं, चलिए देखते हैं. सबसे पहली बात कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि गिव similarity and difference between aerobic respiration and anaerobic respiration, and difference between aerobic respiration and anaerobic respiration, difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करके बता दिया था, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बता देता हूं, चूंकि मैं लिख चुका हूं पहले ही और इसके साथ मैं वर्कशीट भी अटैच करूंगा, इसीलिए मैं आपको समझा देता हूं कि ये होता क्या है, ताकि आपको अच्छे से लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो लेट अस सी हियर. एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलरिटी और डिफरेंस की बात हो रही है बेटा. तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को लेकर सिमिलरिटी क्या है? तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है कि रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और वाटर में ब्रेक होता है. दूसरी बात ये भी है बेटा कि अगर हम बात करें, मान लीजिए सिमिलरिटी और डिफरेंस की बात करें, तो सिमिलरिटी की सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक जैसा क्या है. अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो चाहे वो यूनिसेल्युलर के लिए हो, मल्टी सेल्युलर के लिए हो, एरोबिक हो, एनाएरोबिक हो, कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, या आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि है तो वो रेस्पिरेशन ही. क्यों? अगर हम एरोबिक की बात करें, एनाएरोबिक की बात करें, यूनिसेल्युलर में बात करें, मल्टी सेल्युलर में बात करें, सब में रेस्पिरेशन ही हो रहा होगा. और सभी का उद्देश्य क्या है? रेस्पिरेशन कराने का. सभी ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, उस रेस्पिरेशन को कराने का जो मेन मोटिव है वो क्या है? तो हम कहेंगे क्या कि द मेन मोटिव ऑफ, या सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं. मेन मोटिव क्या कहें? सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे क्या, बोथ एरोबिक एंड anaerobic respiration takes place to release CO2 या टू रिलीज केवल एनर्जी, क्योंकि उसमें यूनिसेल्युलर में एनर्जी के अलावा CO2 रिलीज नहीं होती, इसीलिए हम केवल और केवल एनर्जी की बात करेंगे. चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, किसी भी तरह का हो, तो एनर्जी तो रिलीज करता ही है. दूसरी बात क्या है? डिफरेंस की बात करते हैं कि हमारे साथ डिफरेंस क्या आता है. डिफरेंस एरोबिक, एनाएरोबिक. डिफरेंस क्या था बेटा? मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टेक प्लेस करके फूड को कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और वाटर के रूप में ब्रेक करता है. फूड को ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और वाटर के रूप में. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. तो हमेशा ध्यान रखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दूसरी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें
या जो केवल और केवल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। एग्जाम्पल एनारोबिक रेस्पिरेशन का ईस्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन का ह्यूमन बीइंग। आई होप क्लियर है, नो प्रॉब्लम। सो अब हम आगे की ओर देखेंगे। आगे हमारा क्या है, आगे हम देखेंगे कि हमें क्या डिस्कस करना है। सो लेट अस सी हियर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ डीपर एंड फास्टर आफ्टर फिनिशिंग द रेस। व्हाई डज एन athlete breathe deeper and faster after finishing the race. Deeper and faster after finishing the race. After finishing the race. ठीक है। Why does an athlete breathe deeper and faster after finishing the race? तो हम कहेंगे क्या, आंसर हमारा क्या होगा, an athlete breathe deeper and faster after finishing the race, and faster after finishing the race, because at that time they require more amount of energy than normal, so they require to break the food items quickly, and so they require more oxygen for that, as a result they breathe faster. They breathe faster. कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों ब्रीथ करता है डीपर एंड फास्टर। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, एक बार फिर मैं आपको इसको समझा भी दूंगा। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि हम डस्ट लेडन एयर मीन्स व्हाट, कि धूल भरी हवा से अगर सांस ले लेते हैं तो हमें छींक आती है, क्यों नहीं। वाई डू वी, क्वेश्चन है वाई डू वी ऑफन स्नीज when we inhale a lot of dust laden air, बहुत आसान है बेटा। Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम प्रदूषित हवा को अंदर लेते हैं तो हम क्यों छींकते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air because it causes irritation in our wind pipe, या हम कह सकते हैं नसल कैविटी। क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो गंदगी है वो हमारे नसल कैविटी में जाकर या जो विंड पाइप है उसमें जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का अवरोध पैदा करती है, जिस अवरोध को हटाने के लिए हम छींकते हैं ताकि वो डस्ट बाहर निकल आए। आई होप क्लियर है। हम क्या कहेंगे, वी ऑफन स्नीज when we inhale a lot of dust laden air
a lot of dust laden air because it causes, yeah, the impurity in the air causes, the impurity in the air causes irritation in our windpipe as a result. To get rid of it, rid मतलब छुटकारा पाना होता है, we often sneeze. देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? जब भी कभी हम डस्ट लेडन एयर को इनहेल करते हैं तो हम हमेशा छींकते क्यों हैं? रीज़न क्या है? हम हमेशा इसलिए छींकते हैं क्योंकि जैसे ही हम डस्ट लेडन एयर को इनहेल करते हैं तो वो हमारे विंड पाइप में इरिटेशन कॉज करता है, खिज, उससे हम कहते हैं कि उससे क्या होता है कि उसकी वजह से अवरोध पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है कहीं ना कहीं विंड पाइप में, या उसको प्रॉब्लम फील होती है, और उसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम स्नीज करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इस असुविधा से अपने विंड पाइप को बचा सकें। आई होप क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ए, बी और सी, ए, बी, सी, ठीक है। एक में, तीनों में पानी रख दिया गया और सेम पानी रखा गया, कम नहीं ना ज़्यादा, ठीक है, सेम वाटर है तीनों में, लेवल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ये समझने में। ठीक है, ए बी सी तीनों हो गए। अब तीनों में ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों के पास क्या है? पानी है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल 3 टेस्ट ट्यूब, ऑफ वाटर इन ऑल 3 टेस्ट ट्यूब। तो जब इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है तीनों ही टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पर एक चीज आप देखो, इसमें रख दिया गया एक स्नेल, ठीक है, इसमें ग्रीन प्लांट, और इसमें स्नेल प्लस प्लांट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टेस्ट ट्यूब विल हैव, विच टेस्ट ट्यूब विल हैव maximum amount of CO2, maximum amount of CO2, ठीक है बेटा। अब देखो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई? ग्रीन प्लांट में ये क्या करता है? ऑक्सीजन बाहर करता है, तो इसमें तो खत्म ही हो गई, इसमें तो हम बात ही नहीं मानेंगे कि इसमें CO2 होगा। यहाँ पर स्नेल CO2 छोड़ता है तो प्लांट उस CO2 को ले लेता है, प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन, ये ले लेता है, तो ये बैलेंस है। बच कौन सा गया? इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा लेकिन इसको ऑक्सीजन मिलने के चांसेस हैं नहीं, तो CO2 ज़्यादा किस में है? टेस्ट ट्यूब ए में। तो हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2। बहुत आसान है बेटा, ये ध्यान रखने की बात नहीं। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि कॉकरोचेज में किसके थ्रू एयर एंटर करता है। तो हम क्या कहेंगे,
क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स थ्रू देयर देयर स्पाइरेकल्स। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, हमारा आंसर क्या आएगा? स्पाइरेकल्स। कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अच्छा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है, तो हम कहेंगे क्या कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म व्हाट टेक्स प्लेस, तो हमारा आंसर क्या होगा? एसेक्सुअल सॉरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5th था। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ड्यूरिंग रनिंग द मस्कुलर क्रैम्प इज कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, तो मैंने आपको बताया था कि दौड़ते समय एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से मस्कुलर क्रैम्प होता है। मीन्स व्हाट कि ड्यूरिंग रनिंग an athlete causes muscular cramp due to the accumulation of लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कहेंगे, दौड़ते समय किसी भी एथलीट में मस्कुलर क्रैम्प क्यों होता है, तो हम क्या कहेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये भी ध्यान रख जाए कि कॉकरोचेज में एयर किसके थ्रू एंटर करता है? स्पाइरेकल्स के थ्रू एंटर करता है। वहीं पर अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में किसी तरह के रेस्पिरेशन की बात होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आएगा। उसके बाद किसी भी एथलीट में अगर मस्कुलर क्रैम्प होता है तो वो किसकी वजह से होगा बेटा? तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से। क्लियर है? आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। एक बस मैच द फॉलोइंग्स इसमें है जो मैं आपको वर्कशीट के साथ अटैच करके सेंड कर दूंगा। फिर इसको देखने की ज़रूरत है बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।